तो लखनऊ में आज से 3 दिवसीय इन्वेस्टर्स ग्लोबल समिट का आगाज हो चुका है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन किया है और इस दौरान उनके साथ प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल, देश के रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। और इस मौके पर राज्य के औद्योगिक मंत्री नंद गोपाल गुप्ता, नंदी के अलावा उद्योगपति मुकेश अंबानी, के चंद्रशेखरन और कुमार मंगलम बिरला और आनंद महिंद्रा समेत देश विदेश के तमाम गणमान्य उपस्थित रहे। सम्मेलन के दूसरे दिन कल सहकारिता और एमएसएमई पर आयोजित तकनीकी सत्र में मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और जबकि रविवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन वित्तीय मामलों पर आयोजित सत्र के मुख्य अतिथि होंगी और इसी दिन राष्ट्रपति के संबोधन के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन हो गया। तो इस समिट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में हो रहे बदलाव और हो रहे विकास को लेकर के क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। यूपी में सरकारी सोच और अप्रोच में डूइंग बिजनेस के लिए सार्थक बदलाव आया है। साथियों, आज यूपी एक आशा, एक उम्मीद बन चुका है। भारत अगर आज दुनिया के लिए ब्राइट स्पॉट है तो यूपी भारत के ग्रोथ को ड्राइव करने वाला एक अहम नेतृत्व दे रहा है। तो इस समिट में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी की जो नीति है, यूपी सरकार की जो नीति है, वो आप सबके ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाई जाती है। यूपी में विकास हो रहा है और दिन पर दिन आप लोग के हेल्प से, आप लोग की मदद से ही अब यूपी में नए तरीके से, एक अलग तरीके से विकास हो रहा है। किस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में नीदरलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इटली, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस हमारे पार्टनर कंट्री के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं ताकि दुनिया के तमाम अन्य देशों के प्रतिनिधि इस आयोजन में शामिल होकर के इसे सफल बना करके वास्तव में एक निवेश के महाकुंभ के रूप में इसे एक नया स्वरूप प्रदान किए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए आपके मार्गदर्शन के उपरांत उत्तर प्रदेश के हमारे मंत्रिमंडल के समूह ने दुनिया के 16 देशों की 21 शहरों में रोड शो के आयोजन किए थे। उन सभी देशों में भारतीय मिशन से जुड़े हुए हमारे माननीय राजदूतों ने उन्हें भरपूर सहयोग देकर के आपके विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश में ट्रेड, टूरिज्म एंड टेक्नोलॉजी के उस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये 3 दिवसीय समिट में मुकेश अंबानी, आपको बता दें कि उनके साथ ही साथ बिरला ग्रुप के कुमार मंगलम बिरला समेत तमाम उद्यमी मौजूद थे। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। जैसे आज पूरी दुनिया के लिए भारत आशा का केंद्र बन गया है, वैसे ही आज नए भारत के लिए उत्तर प्रदेश आशा का केंद्र बन गया है। नोएडा से गोरखपुर तक लोगों में उत्साह दिख रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो,
ईज ऑफ डूइंग की बात हो, उत्तर प्रदेश भारत का उत्तम प्रदेश बनकर उभर रहा है। तो इस समिट में कहा जाए कि भारत की प्राचीन संस्कृतियों को भी दिखाया गया है। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ने, अजहर अशार ने। इन्वेस्टर समिट का आगाज हो चुका है। देश विदेश से तमाम उद्योगपति और निवेशक यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और अगर तस्वीरें आपको दिखाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मोर डांस हो रहा है, जो कि प्राचीन समय की सभ्यता को दर्शाता है। चाहे बात करी जाए मुगल साम्राज्य की या उससे पहले, तो मोर डांस को हमेशा से इस तरीके का एक प्राचीन डांस माना जाता है, जो कि फोक गाने के साथ यहाँ पे चल रहा है। तस्वीरें आप साफ तौर से देख सकते हैं। यहाँ पे जितने भी कलाकार हैं ये बाहर से बुलाए गए हैं, जिनका अलग अलग थीम बेस पे यहाँ पे ये नृत्य दिखा रहे हैं, अपने जो आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। खासतौर से जो निवेशक बाहर से आए हुए हैं उनको ये आकर्षण का केंद्र बना करके उनको लुभाने का काम किया जा रहा है इसके माध्यम से। दूसरी तरफ अगर आपको तस्वीरें दिखाएं तो ये अयोध्या से आए हुए कलाकार हैं, जो कि बदावा डांस हैं, जो कि प्राचीन सभ्यता को दिखाते हैं, दर्शाते हैं कि आखिर किस तरह से जो है पहले के समय में ऐसे लोगों को ये प्राचीन के दौर में लोगों को जो है राजा महाराजाओं के टाइम पे इस तरीके के नाच किए जाते थे। तो साफ तौर से जो सभ्यता है भारत की हमारे, वो यहाँ पे दर्शाई जा रही है। बात भी करने का प्रयास करते हैं इन कलाकारों से कि आखिर किस तरीके का डांस है और ये कैसे इन सभ्यताओं को प्रदर्शित कर रहे हैं। मैम, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग अयोध्या से आए हैं, अवध की धरती, श्री राम जी की धरती से, और ये हमारी टीम है। हम राम जी के जन्म पे बदावा विधा प्रस्तुत कर रहे हैं। राम जी के जन्म पे बदावा डांस और सौर वगैरह गा रहे हैं जी। तो किस तरीके का माहौल आप लोगों के यहाँ पे, एक आकर्षण का केंद्र आप लोग बने हुए हैं, तो कैसे लोगों का प्यार मिल रहा है? जी, बहुत बहुत खुशी हुई। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इतनी अच्छी पहल कर रहे हैं हमारे राम जन्मभूमि राम मंदिर को बनवा के, और बहुत हर्ष और उल्लास का माहौल है वहाँ पे। बिल्कुल, निश्चित रूप से। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पे ये अयोध्या से बदावा डांस पेश कर रहे हैं। राम की नगरी से आए हुए हैं ये लोग। अवध का एक प्राचीन सभ्यता को दर्शाने वाला ये नृत्य है, जिसको यहाँ पे देखा जा रहा है, और खास तौर से ये बाहर से आए हुए निवेशकों के लिए और उद्योगपतियों के लिए यहाँ पे आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ अशर असरार, कशिश न्यूज, लखनऊ। तो देश के सबसे बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजन में पहले ही दिन ही भारत की प्राचीन संस्कृति को दिखाया गया, जहां भगवान राम के जन्म से होते आ रहे बधाया नृत्य को भी आकर्षण का केंद्र बनाकर निवेशकों को भारत की विलुप्त हो रही कला को एक पहचान दिलाने का भी प्रयास किया गया। तो इस पर तमाम जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ आकाश द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश जी, आज पहला दिन था इस समिट का, और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी बात रखी, पीएम मोदी भी वहां पहुंचे थे, तमाम नेता भी थे, और अगर उद्योगपतियों की बात करें तो वो लोग भी मौजूद थे। तो आज का दिन कैसा रहा, क्या कुछ खास था आज के इस कार्यक्रम में? आकाश। आकाश जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? आकाश जी, आज समिट का पहला दिन था और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। उन्होंने भी जनता को संबोधित किया, अपनी बातों को रखा। पीएम मोदी भी थे, उन्होंने भी अपनी बातों को रखा, और आज पहला दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी देखा गया। लेकिन ऐसे में आज का पहला दिन क्या कुछ खास था, कैसे खास था? देखिए, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की कवायद यूपी सरकार पिछले लंबे समय से कर रही है। 2017 से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर बैठने के बाद बाहर के निवेशकों को उत्तर प्रदेश में लाने का भरसक प्रयास किया गया, इससे पहले भी 2 इन्वेस्टर समिट हो चुके हैं, और ये तीसरा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है जिसमें 21 देशों से कई निवेशक इस पे आए हुए थे। इसके लिए जो है यूपी सरकार के मंत्रिमंडलों का सबसे पहले गठन किया गया, जो मंत्री अलग अलग देशों में गए और वहाँ के निवेशकों से बात करके उन लोगों को अपने स्कीम को समझाया, उनको लाभान्वित होने के तरीके बताए गए। उत्तर प्रदेश में आकर वो निवेश करते हैं तो उनके लिए बेहतर विकल्प होगा। इस पूरे निवेश में अगर सबसे खास तौर पर देखी जाने वाली बात हो, जो उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए सबसे बेहतर है कि रिलायंस अगर एकमात्र कंपनी की हम बात कर लें, तो मुकेश अंबानी ने अपने संबोधन करते हुए उन्होंने कहा कि आज वो 75,000 करोड़ रुपए का निवेश उत्तर प्रदेश में और कर रहे हैं। इससे पहले 50,000 करोड़ रुपए का निवेश रिलायंस ग्रुप का उत्तर प्रदेश में चल रहा है। यानी कि अगर देखा जाए तो 1.25
लाख करोड़ रुपए का निवेश खाली रिलायंस का है, जिसका सबसे बड़ा फायदा युवाओं को ये है कि 1 लाख युवाओं को रोजगार रिलायंस की इस एक इन्वेस्टमेंट की वजह से उत्तर प्रदेश में बढ़ेगा। इसी तरीके से बिरला ग्रुप की बात कर ली जाए, टाटा ग्रुप की बात कर ली जाए, तो इन लोगों का भी निवेश यहाँ पर होता है, जो उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, यहाँ के युवाओं के रोजगार के लिए और उत्तम प्रदेश बनाने के लिए ये एक बहुत बड़ी कामयाबी यूपी सरकार की है। जी आकाश जी, मुकेश अंबानी ने यह भी दावा किया कि 1 साल के अंदर हम 1 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी देंगे। कितनी बड़ी वरदान ये साबित होगी युवाओं के लिए? 25 करोड़ की जनसंख्या इस उत्तर प्रदेश में है। इस उत्तर प्रदेश में अगर आज सबसे बड़ा चैलेंज किसी चीज को लेकर कहा जाए तो 2 ही चीज को लेकर सबसे बड़ा चैलेंज उत्तर प्रदेश में था। एक पहला चैलेंज हुआ करता था अपराध को लेकर, दूसरा चैलेंज है यहाँ की बेरोजगारी को लेकर। अपराध पर सीएम योगी का बहुत मजबूत दबदबा रहा, उन्होंने अपराध काबू करने में, रोकने में काफी सफलता हासिल की। वहीं अगर रोजगार की बात कर ली जाए तो रोजगार के मौके पर भी जिस तरीके से अगर 1 लाख युवाओं को रोजगार उत्तर प्रदेश में मिलता है तो यकीनन ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट पूरी तरीके से सफल होता हुआ नजर आएगा और सीएम योगी के सभी प्रयास सफल नजर आएंगे। जी शुक्रिया आकाश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। इस समिट को लेकर के अखिलेश यादव ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने बोला कि इन्वेस्टर्स इंसेंटिव से आते हैं, अच्छे माहौल से नहीं आते हैं। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। इंसेंटिव नहीं दोगे तो वो क्यों आपके यहाँ इन्वेस्ट करेंगे? गुजरात में कर देंगे, महाराष्ट्र में कर देंगे, वेस्ट बंगाल में कर देंगे, तेलंगाना में कर देंगे। तो इसलिए हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी के सामने दिल लोगों ने बड़ी परेशानी पैदा कर दी है कि हमारे मुख्यमंत्री जी क्या इंसेंटिव देंगे। और मुझे लगता है कि बाबा हमारे मुख्यमंत्री जी इतने कंजूस हैं, किसी को इंसेंटिव नहीं दे सकते। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि उन्होंने माहौल दिया है यूपी में रोजगार आने का। अरे माहौल से नहीं बनना, इंसेंटिव से कोई कारोबार आएगा। और गांधी जी इतने कंजूस हैं कि कोई इंसेंटिव नहीं देने वाले। तो बरेली में एक स्कूल बस से नशे का धंधा किया जा रहा था, आपको बता दें कि, और इस मामले में कांस्टेबल और ड्राइवर को दोनों को पकड़ लिया गया है। और ऐसे में जो बच्चों के अभिभावक हैं उनकी जो चिंता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। आपको बता दें पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई पूरी तरीके से तेज़ कर दी है। ये मामला है महानगर के नामी स्कूल की बस से, जहाँ पर नशे का धंधा किया जा रहा था और पुलिस ने स्कूल बस से स्मैक बरामद करने के साथ ही धंधे में लिप्त ड्राइवर और हेल्पर को गिरफ्तार कर लिया है। स्कूल बस से नशे की सामग्री बरामद होने की खबर से अभिभावकों में हड़कंप मचा हुआ है। नशे की खेप किसे दी जानी थी, पुलिस की लंबी पूछताछ में भी आरोपियों ने नहीं कबूला है। आरोपी पिता पुत्र हैं और पुलिस ने एक नामी स्कूल की बस से तस्करी कर रहे ड्राइवर हेल्पर को 70 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा है। पुलिस के मुताबिक स्मैक के साथ पकड़ा गया आरोपी ड्राइवर अनिल कुमार और उसका हेल्पर बेटा शिवम फतेहगंज के रहने वाला है और दोनों काफी समय से स्कूल बस से ही स्मैक को उधर से लेकर जा रहे थे और स्कूल बस होने के कारण किसी को भी इन पर शक नहीं हुआ था। राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज के सामने बस रोककर पुलिस ने दोनों से पूछताछ की। बस की तलाशी ली गई तो 70 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी और इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर पुलिस थाने ले गई है। लंबी पूछताछ में दोनों ने ये तो बताया कि वह मिलकर रामपुर से स्मैक की खेप लाए थे, लेकिन ये नहीं बोला कि वो कहां सप्लाई करने जा रहे थे। और इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर पुलिस थाने लेकर आई है। लंबी पूछताछ के बाद उन्होंने अपना जुर्म भी कबूला है, लेकिन आगे कार्रवाई क्या कुछ होती देखने की बात होगी। फतेहगंज पश्चिमी स्थित राजर्षि मेडिकल कॉलेज के सामने से एक डीपीएस की स्कूल बस से 2 शातिर स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 70 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई है। इन दोनों स्मैक तस्करों का नाम क्रमशः अनिल कुमार जिसकी उम्र 49 वर्ष है एवं शिवम कुमार जो कि उसी का पुत्र है जिसकी उम्र 19 वर्ष है। जो ये दोनों तस्कर हैं ये थाना फतेहगंज पश्चिमी के ही निवासी हैं। एनडीपीएस की सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर इन दोनों अभियुक्तों को जेल भेजा गया है एवं अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। तो मंत्री दयाशंकर मिश्र एक अस्पताल में पहुंचे, वहां पर जो कुव्यवस्थाएं थी उनको लेकर काफी नाराजगी जताई और साथ ही साथ अधिकारियों को उन्होंने फटकार भी लगाई। आपको बता दें कि यूपी के बलिया पहुंचे योगी सरकार के मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने बलिया जिला चिकित्सालय का निरीक्षण करने पहुंचे और वहां पर निरीक्षण के दौरान जिला अस्पताल में बहुत सी कमियां देखने को मिली थी। वही मंत्री ने मरीज को बेड पर कैसे लेटाया जाता है डॉक्टर को बताया। वही मरीजों के लिए बनी अलमारी को देख करके भड़के थे और काफी ज्यादा नाराजगी जताई है। वही मंत्री के साथ अगवानी करने पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिला अस्पताल की सारी कमियों को मंत्री के सामने ही पोल खोल दी और मंत्री प्रभारी दयाशंकर मिश्र दयालु ने कहा कि जिला चिकित्सालय में बहुत कमियां हैं, यहाँ बहुत ऐसी चीजें हैं जो नहीं हैं और उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। वही मीडिया के सामने और जिला चिकित्सालय में कवरेज के दौरान
सीएमएस के द्वारा दिए गए धमकी के सवाल पर कहा कि मुआयना कर लेता हूं, उसके बाद आप लोगों से बात करूंगा। कानपुर में स्टंटबाजों को पुलिस और प्रशासन का कोई डर नहीं है। बेखौफ तरीके से सरेआम रास्ते पर स्टंटबाजी करते हैं। आपको बता दें कि कानपुर में साउथ सिटी के निराला नगर रेलवे ग्राउंड में कार से स्टंटबाजी की तस्वीरें सामने आई है। पुलिस के सख्त हिदायतों के बावजूद स्टंटबाजों का आतंक जारी है। रेलवे ग्राउंड में कार से कर रहे स्टंटबाजी को पुलिस का ना तो कोई खौफ है और ना ही कोई डर है। ज्वाइंट कमिश्नर के आदेश के बाद भी स्टंटबाज आदेशों का पालीता लगाते नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस इन पर कैसे नकेल कसती है। तो बलिया में शस्त्र व्यवसायी का जो आत्महत्या वाला जो मामला था, अब तूल पकड़ते जा रहा है। कुल 12 में से 8 अपराधियों को पकड़ लिया गया है। आपको बता दें कि बलिया में एसपी राजकरण नैयर ने बताया कि अब तक कुल 8 की गिरफ्तारी हुई है। मुख्य आरोपी हनुमान सिंह और शैलेंद्र सिंह पप्पू आज पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। आपको बता दें कि सूदखोरों के आतंक से 1 फरवरी को शस्त्र व्यवसायी नंदलाल गुप्ता ने फेसबुक लाइव आकर आत्महत्या किया था, जिसमें उक्त मृतक की पत्नी मोनी ने कोतवाली में तहरीर दिया था। वहीं 12 नामजद सहित 4-5 अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस अभियुक्तों पर कार्रवाई में जुटी है। मृतक नंदलाल गुप्ता के परिजनों से जिले के प्रभारी और सूबे के स्वतंत्र प्रभारी मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु मिलने पहुंचे हैं और ऐसे में विपक्ष हावी ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। मंत्री दयाशंकर दयालु मृतक के परिजनों से मिलने के बाद मीडिया से कहा कि सूदखोरी, ब्याजखोरी और समाज के लिए कलंक है। एक ऐसे सरकार जो जीरो टॉलरेंस की सरकार है, किसी अपराधी को उत्तर प्रदेश में बख्शा नहीं जाएगा। समाज, जिला और इस घटना में मर्मता है और मैं जिले का प्रभारी मंत्री हूं। प्रदेश सरकार की तरफ से विशेष रूप से मैं परिजनों से मिलने आया हूं, जो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री बाहर थे, और अपने सरकार, शासन, प्रशासन की तरफ से जो मदद होगा दिया जाएगा। मंत्री ने आगे कहा कि 8 लोग पकड़े गए हैं, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। आप बैठिए, कुछ मीडिया हो गया ना? ठीक। तो लखनऊ पहुंचे अरविंद राजभर ने लखनऊ के जो नाम बदलने वाला मामला है उन पे वो अपनी सहमति जताई है। आपको बता दें कि बस्ती पहुंचे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख सचिव अरविंद राजभर ने लखनऊ का नाम बदलकर लखनपुरी किए जाने का समर्थन किया है। अरविंद राजभर ने कहा कि मुगलों ने अपने मान माफिक अपने हिसाब से शहरों के नाम बदल दिए थे। यह शुरुआत 2017 से चलाई जा रही है और मुझे खुशी की बात है, मुझे खुशी इस बात की होगी कि यदि भारतीय जनता पार्टी लखनऊ का नाम लखनपुरी कर रही है तो गाजीपुर का नाम विश्वामित्र नगर और बहराइच का नाम भारतीय सुहेलदेव राजभर नगर करे। अरविंद राज ने ब्राह्मणों पर मोहन भागवत के बयान का भी समर्थन किया और करते हुए कहा कि उन्हें यह बात पहले समझ में आनी चाहिए थी कि यह शिक्षा जन जागरण की देन है कि मोहन भागवत जैसे बड़े व्यक्ति को यह कहने के लिए विवश होना पड़ा है। अरविंद राजभर ने कहा कि वह ओम प्रकाश राजभर जी की देन है जो लगातार वंचित और पिछड़ी जातियों के नामों को गिना रहे हैं। अखिलेश यादव के शूद्र वाले बयान के सवाल पर भी अरविंद राजभर ने कहा कि शायद अखिलेश यादव का नाम अखिलेश सिंह यादव है और यह बात बोलने से पहले उन्हें खुद समझना चाहिए कि अगर आप शूद्र हैं तो नाम तुरंत बदल दीजिए। बीजेपी तो तैयार है नाम को स्वीकार करने के लिए भी, वह खुद ही नाम बदलने की योजना बना रखी है। हम उसका समर्थन करते हैं। उस समय जैसे कहा जाता है आवश्यकता उत्पत्ति की जननी है, कहीं न कहीं ये सत्यता भी है। जो मोहन भागवत ने कहा है, मोहन भागवत जी को बहुत पहले समझ में आ जाना चाहिए था। ये कहीं न कहीं जन जागरूकता और शिक्षा की ही देन है कि मोहन भागवत जैसे बड़े व्यक्ति को भी इस बात पर कहने पर विवश होना पड़ा। मैं इसका श्रेय अगर देता हूं तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को देता हूं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने लगातार मेहनत करके जो एक बार में ही जातियों का नाम गिनाते हैं, कहीं न कहीं ये जातियों को उजागर करना नेताजी का जो एक ट्रेंड है, इससे मोहन भागवत जी भी थोड़ा सा हताश हुए हैं।
तो लखनऊ में शस्त्र व्यवसायी के आत्महत्या वाले मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी अपने बयान रखे हैं। वो उनसे जाकर के मिले और उनके चित्र पर माल्यार्पण किए हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश बलिया जिले में विगत 1 फरवरी को फेसबुक लाइव आकर सूदखोरों के आतंक को बयां करके आत्महत्या करने वाले असहला व्यवसायी नंदलाल गुप्ता के घर पहुंचकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने स्वर्गीय गुप्त के तैलीय चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। भैया सरकारी नौकरी लगे, क्योंकि 2 बच्चे हैं, आखिरकार उनका जीवन यापन कैसे होगा? तो बूढ़ी माँ है, उनका कैसे घर चलेगा? इसलिए पत्नी को सरकारी नौकरी और परिवार को 50 लाख सरकार मदद सरकार। इस वक्त